हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 4 फेब से लेके 4 फेब से लेके 25 फेब तक है। अब आपके पास जो है बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसे भाई 2x की स्पीड पे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ 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 एंड रिवाइज़। ठीक है भाई, नया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और जितना आपने पुराना पढ़ लिया है उसको ही रिवाइज़ करना है बार बार। और इस सीरीज़ में देखिए, मैं जो है पिछले साल का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, 2024 का। 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और हम जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। आज ये 5वीं क्लास है, इसकी 4 क्लासेस आ चुकी हैं इससे पहले। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेल आइकन को भी दबा लें, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित क्लासेस से। ठीक है, एक लास्ट रिवीजन है ये हमारा, फाइनल रिवीजन पीवाईक्यू का। तो अगर बाई चांस रिपीट हो गया, वैसे जो है एसएससी ना काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती है क्वेश्चंस को। स्टैटिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करती है, तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हमारा जो है वो जाएगा नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो रिपीट करता है, बस क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, उसे घुमा फिरा के दे देगा, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो आप पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लें इनको, जो क्लासेस मैं करवा रहा हूँ 1.5 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, या फिर 2x की स्पीड पे। ठीक है भाई, अगर आपके पास टाइम कम है 2 से 3 बार क्लासेस को देख लें। 2-3 क्लासेस और आएंगी तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है भाई, जीके जीएस का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास अब आप बैठ जाइए 1 से 1.5 घंटे मेरे साथ। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जलीकट्टू से है। तो इनमें से दिया गया है कौन सा त्यौहार है जिसका संबंध जो है जलीकट्टू से है, तो वो है पोंगल। और पोंगल कहाँ पे होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ओनम जो फेस्टिवल है ये केरला में होता है। और विशु फेस्टिवल देखो, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों में मनाया जाता है। वैसे मोस्टली तो केरला में ज़्यादा, जो है केरला के लिए ज़्यादा फेमस है विशु। बाकी पोंगल जो होता है तमिलनाडु में, ओनम केरला में। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ओनम और पोंगल भी। और जलीकट्टू होता है तमिलनाडु में, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है और चीज़ें याद रखनी है। रिपीटेड क्वेश्चन था वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है। तो 1948 जो है फार्मेसी अधिनियम 1948 जो आया था, उसमें संशोधन करके जो है अगस्त 2023 में फार्मेसी जो है संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। और ये क्वेश्चन डिक्टो आया है जो है एमटीएस में। ठीक है भाई, एमटीएस की किसी शिफ्ट में मैंने देखा था ये क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करवाते टाइम। ठीक है भाई, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु फोर आर्म के अचानक से तेजी से घुमाव, रोटेशन, जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, इस जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है। ये डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई ये, तो ये फ्लिक कहलाता है। ठीक है भाई, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है फ्लिक, इतना भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने का लिखा था। तो ये लिखा था भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने, इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड भी है। ठीक है भाई, तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिपीट है कई एग्ज़ाम्स में, सीजीएल में भी रिपीट है, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी। तो जो रिपीट होगी वो मैं बता दूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो बिंदुसार था भाई। तो पहला शासक कौन था, तो पहला शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद बिंदुसार था, बिंदुसार, और उसके बाद आया था अशोका।
ठीक है। और सबसे जो लास्ट रूलर था इसका, जो मौर्य साम्राज्य, तो इसका था बृहद्रथ। बृहद्रथ, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा था अशोका, फिर बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर था, ये लास्ट था भाई। ठीक है, इनके बाद भी आए थे अशोका के दशरथ और कुणाल। दशरथ, दशरथ और कुणाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड रूलर पूछा है इन्होंने, तो बिंदुसार था। और देखिए जो ये था चंद्रगुप्त जो है, जो मौर्य साम्राज्य था, ये 319 से लेके और आई थिंक कितना था, 185 बीसी तक था। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 319 20 से लेके, एग्जैक्ट तो नहीं पूछता, ना ही ये डेट ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये भाई अलग अलग मटेरियल में ना इनको ऊपर नीचे हो जाती हैं डेट्स, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं रहती। बस एक हमें रफली सा आइडिया रहता है अलग अलग बुक को देखने के बाद। ठीक है, तो आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ये याद रखना है बस, मौर्य साम्राज्य का जो है सेकंड जो है कौन था, तो बिंदुसार। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और इसने नंदा डायनेस्टी को जो है, नंदा डायनेस्टी का रूलर था धनानंद। धनानंद, धनानंद है भाई ये, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। ठीक है, तो धनानंद को इसने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अपना जो है मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके जो केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न जो है निर्यात करने की स्थिति में भी नहीं था। तो ये हरित क्रांति के टाइम की बात है भाई। हमने हरित क्रांति में जो हमारी जो फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स में हम आत्मनिर्भर बन गए थे हरित क्रांति के बाद। उससे पहले देखिए बहुत ज़्यादा हम जो है इंपोर्ट करते थे फूड, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाते थे, बल्कि इंपोर्ट करते थे हम हरित क्रांति से पहले। ठीक है, और हरित क्रांति कब आई थी, हरित क्रांति जो है आई थी कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंग्लिश वालों के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 67, ऊपर नीचे हो सकता है, 1965 भी हो सकता है, 1965। तो हरित क्रांति आई थी, तो ये किस एरिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो भाई हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। इतना आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइज। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, हरित क्रांति। और जो भारत में, इंडिया में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, तो वो हैं जो है MS स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी, ठीक है, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और वर्ल्ड के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। इतना भी आपको ध्यान रखना है। और जो हरित क्रांति आई थी, जो है हरित क्रांति, ये कब आई थी, तो ये आई थी भाई, देखो किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। 5 ईयर प्लान जो था वो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। वैसे थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था 1961 से 66 तक था ये, पर ये फेल हो गया था क्योंकि सीनो चाइना वॉर हो गया था, सीनो चाइना वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर भी हुआ था, इसकी वजह से ये फेल हो गया था। और पहला जो 5 ईयर प्लान आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1951 से लेके और 56 तक था भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य जो है नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं। तो ये भाई जो है कथकली है, ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है भाई। और ये किसका क्लासिकल डांस है, तो ये केरल का है। आपको याद रखना है, पिछले एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है और MTS में भी पूछा गया है। तो केरल का जो है कथकली है, और कथकली के अलावा एक और है केरल का, वो है कौन सा, तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है ये दोनों, ये भी और ये भी। तो ये दोनों हैं केरला के, केरला। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, ये क्लासिकल डांस है। मणिपुरी जो है ये है मणिपुर का, मणिपुर का। और जो कथक है ये भी क्लासिकल डांस है, और ये किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनका स्टेट पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है, जो क्लासिकल डांस है उस पर थोड़ा फोकस रहता है एग्जामिनर का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है, तो किस भाग का संबंध है भाई जो है संविधान के संशोधन से, तो ये देखिए भाग जो है 20 है ये। और आर्टिकल जो है आर्टिकल
368 में दे रखा है संविधान का संशोधन, और ये भाग 20 में आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर आने वाली क्लासेस के लिए, और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी देख लें। इंग्लिश वालों के लिए देखिए, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश वाला वर्जन आने का, बस ये कंप्लीट हो जाए एक बार। 3-4 क्लासेस और आएंगी, जितनी भी आएंगी तो हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि सर क्लासेस में मज़ा आ रहा है, कैसी लग रही हैं क्लासेस, ठीक है। तो और आप पढ़ते रहिए भाई। देखो, सबसे ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी ज़्यादा सोचने का, ना नया पढ़ने का। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ठीक है। पेपर से 4 दिन पहले आपको कोई मॉक नहीं लगाना है, 3 दिन पहले, ठीक है। तो आपको बस रिवाइज़ करना है, और उससे पहले जितने भी हो सके मॉक लगा लीजिए, और पीवाईक्यू का रिवीजन कर लीजिए। पीवाईक्यू से पैटर्न पता चल जाएगा। मैंने सारे जीके जीएस के तो मैंने सारे करवा दूंगा, मैं जो 2024 में पूछे गए थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सारे ही करवाऊंगा मैं। तो आप पीवाईक्यू को देखिए और एनालिसिस कीजिए उसका। एनालिसिस तो हम साथ के साथ कर ही रहे हैं, आपको पैटर्न पता चल ही रहा है, ठीक है। बाकी अपने मॉक्स लगाइए और पीवाईक्यू लगाइए, और जो सब्जेक्ट आपका रह रहा है उसे भाई फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। बाकी अब नया पढ़ने का टाइम है नहीं, मैं आपको ये सलाह भी नहीं दूंगा कि आप कुछ नया पढ़ें इस टाइम पे, बिल्कुल नहीं। जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ करें, रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़, ठीक है। क्योंकि 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। हाँ, जिनका 25 फरवरी को होगा उनके लिए तो भाई थोड़ा फ़ायदा है, उनके लिए काफ़ी टाइम है, तो वो रिवाइज़ कर सकते हैं। जिनका 4 को है वो तो उनके पास तो अब टाइम है भी नहीं, ठीक है। तो आपको फटाफट से देखिए, इस मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इस क्लास को भी 1.52x की स्पीड पे देखें, जितना जल्दी से जल्दी निपटा दें अपने। 2-3 बार देख के चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। क्लासेस 2-3 बार देख लें तो चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा हूँ। इतना दे रहा हूँ कि जितना काम का हो हमारे एग्ज़ाम के लिए। ज्ञानी नहीं बनना है हमको, एग्ज़ाम पास करना है भाई, एग्ज़ाम पास करना है ना। तो हमें बस हमारा ऑप्शन टिक हो जाए सही ढंग से, जिससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएँ, यह हमारा मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेज़बानी की गई थी? तो ईडन गार्डन जो है स्टेडियम था, जिसमें जो है रणजी ट्रॉफी हुई थी 2022-23 की फाइनल की जो है मेज़बानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है? तो ये खुले बाजार की प्रक्रियाएं हैं, जहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो बॉन्ड्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ओपन जो है मार्केट क्रियाएं होती हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, इकोनॉमी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, कलेमान मनी है, कलेमान मनी, कले कलाई मामानी। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लें, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे। तमिलनाडु में दिया जाता है ये कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो है ये तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स के नियम में डैश, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही पूछ रहा है। तो चार्ल्स के नियम में देखो, दाब स्थिर रखा जाता है, जो प्रेशर है वो जो है स्थिर रखा जाता है। गैस के मोल की संख्या स्थिर है गैस के मोल की संख्या, और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी और सी, तीनों सही है भाई। चार्ल्स का नियम एक बार पढ़ लें क्या है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन साइंस में, ठीक है भाई। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखो एक मिनट भाई, जो है 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द्वितीयक क्षेत्रक में सामान्यता किस प्रकार की जो है गतिविधियां की जाती हैं? तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा है कि इसमें क्या आते हैं। तो इसमें कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन तैयार किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही सेकेंडरी जो है क्षेत्र है ये। सर्विस सेक्टर जिसे बोल, सर्विस सेक्टर नहीं है ये, सेकेंडरी क्षेत्र है, सेकेंडरी, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल है, कच्चे माल को जो है, कच्चे माल को यहाँ से जो है तैयार किया जाता है, कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार जो है उत्पादन में कन्वर्ट करना ही द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। और देखिए जो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर जो होता है, बुआई वगैरह जो होती है, तो वो आता है किस में, तो वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उद्योगों को सहायता, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो, उद्योगों को सहायता सेवाएं प्रदान करना, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में। बाकी फसलें उगाना और पशुधन पालना, ये प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, ये सेकेंडरी का है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस सरकार ने जो है राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है ये MMSKY शुरू की करने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार है भाई, जिन्होंने मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना स्टार्ट करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था भाई 1878 में। तो आपको ध्यान रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था तो ये 1800 जो है 78 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो यह है भाई एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली जो है भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है भाई एयर मार्शल जो है साधना एस नायर। ठीक है, एयर मार्शल साधना एस नायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो 10 की है, देखिए अपॉइंटमेंट पूछता है, वो अपॉइंटमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट नई जो 2024 में हुई हैं उन पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट में है या कोई फर्स्ट महिला ने जो है अपॉइंट करी हैं, फर्स्ट वूमेन, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थीम है एसएससी की, ये चीज़ें मैं बताता रहूँगा क्लास में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 10 की जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित यहाँ जो है पंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो ये है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 10 की जो होती है जनगणना, तो 2011 की हुई थी, है ना, अब 2021 में होने वाली थी, बस पोस्टपोन करके उसे 2024-25 के लिए कर दिया गया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर, गृह मंत्रालय के अंदर आती है जो जनगणना होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और पहली जो जनगणना हुई थी जो है वो हुई थी भाई 1800 कब 72 में। और इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड मायो। मायो 1871 में, 72 में। फिर 1881 में हुई थी पहली जनगणना, जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस जनगणना, सिंक्रोनस। ठीक है, तो इसे किया था WC फ्लॉडन थे, फ्लॉडन। ये जो कमिश्नर थे इसके जो है रजिस्ट्रार जनरल जो थे, ये थे WC फ्लॉडन, कमिश्नर थे ये उसके जनगणना के। ठीक है भाई, तो पहला जो स्टार्ट हुआ था सिंक्रोनस 1881 से स्टार्ट हुआ था। और देखिए जो 2011 में हुआ था वो कौन सा था? तो वो 15 सेंसस था। और 2021 में जो होने वाला था ये 16 सेंसस है। अब जो होगा 2024-25 में, 2021 के लिए जो था कोविड की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, तो 16 सेंसस था। आप मुझे बताएंगे कि जो इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सा सेंसस था? तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट सेक्शन में देना है आपको आंसर और पार्टिसिपेशन रखना है भाई। तो भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा था लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था किस में? तो ये था पुडुचेरी में। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है डियर लर्नर्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये 2011 की जनगणना अभी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये जो अभी जनगणना नहीं आ रही है 24-25 वाली।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्या कह रहा है, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र प्लेइंग एरिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कोर्ट कहा जाता है भाई। ये टर्म आपसे पूछता है और काफ़ी सारी जो है एमटीएस में भी पूछी है, सीजीएल में भी पूछी है, सीएचएसएल में भी पूछी है। तो ये जो टर्म है किसी खेल से एसोसिएटेड, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से और फुटबॉल से, हॉकी से, थोड़ी सी इनके बारे में देख लें भाई आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, आने वाली क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 4th क्लास है ये हमारी, 3 क्लासेस जो है इससे पहले आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अगले जो है, ये एक शिफ्ट का कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे थे एक शिफ्ट में। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट शिफ्ट अपनी क्या है। नेक्स्ट 20 करके आएंगे क्वेश्चंस भाई। तो देख लेते हैं इसका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो ये बेसिकली 21 है क्वेश्चन नंबर। तो ज्वारा नृत्य जो है डांस, ज्वारा डांस डैश एक लोकप्रिय जो है लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश में होता है भाई। ठीक है, जो है ज्वारा डांस। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है गरबा, डांडिया, डांडिया। ठीक है, केरल में होता है ओनम, ओनम। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। एक लोसार फेस्टिवल होता है। तो ये भाई लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का नाम आ जाए तो हिमाचल प्रदेश लगाया ना, लद्दाख आ जाए तो लद्दाख लगाया ना। ठीक है, वैसे मोस्टली तो सबसे प्रीफरेबल जो आंसर होता है इसका लद्दाख आता है, और ये पूछा है और बुद्धिस्ट का फेस्टिवल है। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 22 सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना से है भाई, बथुकम्मा का संबंध। ध्यान रखना है, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। स्टेटिक के तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं भाई, बस घुमा फिरा देता है क्वेश्चन को थोड़ा। क्वेश्चन नंबर जो है 23। तो आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो ये थे भाई खुदा बख्श। तो ऑप्शन जो है 4th इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, खुदा बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। तो एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो ये लोकतांत्रिक है भाई, जिसके बारे में बात कर रहा है। एक लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर, लिमिट्स के भीतर ही जो है शासन करती है। लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, वो तानाशाही नहीं होता, एक तंत्रिक भी नहीं होता, राजशाही भी नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती उसमें। ठीक है, और तानाशाही भी नहीं होती जैसे हिटलर वाला था, ऐसे भी नहीं होता। तो लोकतंत्र की बात कर रहा है ये। एक लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होती है, सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक जो है अधिकारों के द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर काम करती है। जो संविधान होता है हमारा उसी के अंडर काम करती है, लिमिट्स करता है जो है संविधान गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है भाई, देखो, कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। यहाँ पे देखिए जो है कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होती है ना, वो अपना कुछ पैसा जो है RBI के पास रखती हैं। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज रखती हैं, वो RBI डिसाइड करता है कि कितना पैसा रखना है। तो कैश में कुछ पैसा जो है RBI के पास रखती हैं कमर्शियल बैंक, तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 26। तीसरी योजना की जो है विफलता, यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक साथ साथ मुद्रा जो है स्फीति की मंदी के कारण चौथी जो है 5 जो है ईयर प्लान को स्थगित कर दिया गया था, और इसके जो है स्थान पर डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई। तो 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। तीसरा जो है 5 ईयर प्लान जो आया था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था भाई, वो कब से कब तक था? तो 1961 से लेके और 66 तक था। फिर उसके बाद भाई 67, 68 और इन 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए जो है 67, 68 और 69। फिर 69 से और 74 तक जो है 4th जो है 5 ईयर प्लान आए थे, वार्षिक योजनाएं आई थी 3 साल तक। फिर 69 से और 74 तक जो है 4th 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी योजना फेल हो गई थी भाई, इसलिए, क्योंकि सीनो चाइना वॉर भी हो गया था और इंडो पाक वॉर हो गया था, इस वजह से।
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ डियर लर्नर्स उस पर ध्यान दें। तो तीन जो है वार्षिक योजनाएं आई थी इसके बाद, 66 के बाद, 1966 के बाद। ठीक है, तो चौथा 5 ईयर प्लान आया था फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 का, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो है पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये भगवती चरण बोरा ने लिखी है। अभी जो सीजीएल का मेंस हुआ है, सीजीएल का मेंस हुआ है अभी, ठीक है, 18-19 जनवरी को, 18 और 20 जनवरी को। उसमें एक स्टेटमेंट में दे रखा था फिलोसफी ऑफ बम, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो भगवती चरण वोरा ने लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा है जो है 28 क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.89.80% हैं। तो मतलब 90 करोड़ से अधिक हैं हिंदू जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 29। ठीक है, वैसे ये 29th क्वेश्चन है, इसमें नवा दे रखा है। ठीक है भाई, तो झारखंड और मध्य भारत के कुछ जो है हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा जो है परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाइन जो है एशियाई परिवार से है। तो झारखंड में जो बोली जाती है और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उनका जो संबंध है वो देखिए एस्ट्रो एशियाई परिवार से है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का सम अधिकार जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है भाई अनुच्छेद जो है 19, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है ये, स्वतंत्रता की बात, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में है। बाकी जो है ये यहाँ पे जो है आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है देखिए अपना जो है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन और एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल जो है 30 कहता है, अनुच्छेद 30। और 29 और 30 राइट टू जो है कल्चर का जो है अधिकार है। तो 29 में और 30 में, तो 30 तो हमारा यही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन और जो है एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा से अपने जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं। ठीक है भाई, आर्टिकल 32 जो है राइट टू जो है रेमेडीज़ हैं, राइट टू रेमेडीज़। इसमें क्या है कि किसी अगर पर्सन का जो है किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, वायलेट हो रहे हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, रिट फाइल कर सकता है। तो रिट्स हैं इसमें। और अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता तो 226 के अंडर, आर्टिकल 226 के अंडर वो जो है हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 31। पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है भाई कच्चीपुड़ी से। तो कच्चीपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कथक मैंने बता दिया यूपी का है, जो उत्तर प्रदेश का, और क्षत्रिय कोई क्लासिकल डांस नहीं है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस के तो बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई एसएससी। क्वेश्चन नंबर 32, नमो शैतकारी महा जो है सम्मान योजना, नमो शैतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है जो है नमो शैतकारी जो है ये महासम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। तो ये है क्रिकेट में जो है मेडन ओवर क्या है? तो वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है। मेडन ओवर वही होते हैं जिसमें जो है बल्लेबाज कोई रन नहीं बना पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्रिकेट के बारे में, जो है एसोसिएटेड टर्म्स आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, क्रिकेट न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा। तो नवंबर 2023 में, ये हमारा 34th क्वेश्चन है, 34वां। तो नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई डाइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग जो है लगाई? तो यह है शीतल महाजन। शीतल महाजन ने छलांग लगाई थी भाई। ठीक है, तो ये 21,500 फीट से की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से, स्काई डाइवर हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है शीतल महाजन स्काई डाइवर।
35th क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है भाई ओडोमीटर। ठीक है, यहाँ पे दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है व्हीकल्स में यूज होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड के लिए होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को की जो बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 के दौरान घटकर डैश प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 8 पॉइंट जो है 2% थी। तो ये कितनी हो गई भाई? देखो 6.8%। ठीक है, पहले जो है 8.2% थी, अब 6.8% हो गई है 2023 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के दौरान। ये किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है? ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन क्या है? तो ये कब आया था भाई? आपसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया कबड्डी जो है फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1950 में की गई। ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? भारतीय फुटबॉल टीम ने किस जो है देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? तो लेबनान को हराया था इंडिया ने, तब इंटर जो है कॉन्टिनेंटल कप जीता था फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। देखो, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग कब बना था? जो है 1950 में बना था। प्लानिंग कमीशन इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश में से प्लानिंग कमीशन बोलते हैं भाई, कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और 5 ईयर जो प्लान आए थे, 5 ईयर प्लान, वो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। ठीक है, और 1956 तक था। तो भाई ये बना था 1950 में, जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है। उसको रिप्लेस करके योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग। ठीक है, लास्ट जो आए थे 12 5 ईयर प्लान आए थे। 12 5 ईयर प्लान आए थे। 12वां कंप्लीट नहीं हुआ था भाई। ठीक है, 2015 में नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखनी है आपको इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है ये, एक्चुअली 40 क्वेश्चन है, 40th। तो राजस्थान के नागौर में जो है स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जी ने किया है ये, जो है नाथूराम मिर्धा का जो है मूर्ति का अनावरण। अब यहाँ पे हमारे देखो भाई 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। तो भाई आपको क्लास कैसी लग रही है? आप अपने जो है रिव्यूज़ जो है ज़रूर दें। सर मज़ा आ रहा है क्लास में, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है? तो ये आप अपना जो है रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और चीज़ों को जो है ज़्यादा टाइम तक आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, खुद से सर्च करेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ कि सर्च करिए उसको सर्च करिए भाई, आप इंटरनेट पे, गूगल पे, जहाँ भी सर्च करना करो। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। लिखोगे जब कमेंट में तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और दूसरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मेरी सारी क्लासेस यहीं पे मिलेंगी आपको। और देख डालो CGL के भी, अगर किसी को PYQ देखने हैं। ठीक है, 2024 के 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, वो भी करवा रखा है। MTS का भी, CHSL का भी, PYQ हम एक भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, और स्पेशल ये सीरीज चलाई थी मैंने GD वालों के लिए, तो ये कंटिन्यू है। 2-3 क्लासेज और आएंगी तो हमारे कंप्लीट 2024 का GK GS। ठीक है भाई, एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है आपके पास, तो लगे रहिए भैया। आप अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना। ये 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ये तीसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है भाई हमारी। तो यहाँ से हमारा 41वां क्वेश्चन स्टार्ट है। तो घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपको बताना है। तो ये राजस्थान में होता है भाई घूमर नृत्य। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये नर्तकी नटराज हैं भाई, जिन्हें ये ट्रांसजेंडर हैं, याद रखना भाई, इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री मिला था इन्हें।
4 कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं पद्मा अवार्ड्स में, पद्म विभूषण जो है, पद्म भूषण और पद्म श्री, और इससे सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, ये पद्म विभूषण है। और फिर उसके बाद पद्म भूषण, देन पद्म श्री। क्रोनोलॉजी पूछी गई है सीजीएल में या फिर एमटीएस में, किसी एग्ज़ाम में पूछी गई थी ये, जब मैं करवा रहा था, अभी मेरे को ध्यान आया है। तो इस बार के जो भारत रत्न मिले हैं वो 5 लोगों को मिले हैं, और पद्म विभूषण जो मिला है 5 लोगों को मिला है, और पद्म जो है, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री जो मिला है 110 लोगों को, 110 लोगों को। टोटल पद्मा अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं और 5 भारत रत्न मिले हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। भारत में अपीडा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अपीडा का संबंध जो है कृषि से है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 44 देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे बताना है आपको सही गलत, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है आपको जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें क्या है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक ये वाली स्टेटमेंट में ना क्वेश्चन भी पूछ रखा है अभी पीछे ही किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो पर सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों सही हैं हरित क्रांति के बारे में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, 45वां। विंबलडन ट्रॉफी जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये भाई लॉन टेनिस में दी जाती है, विंबलडन ट्रॉफी जो होती है लॉन जो है टेनिस में। तो याद रखना है आपको, ट्रॉफीज़ और एसोसिएटेड जो है खेल उससे, तो थीम है ये। ठीक है, यहाँ पे खेल पूछता है और उससे एसोसिएटेड ट्रॉफी कप जो भी हो क्रिकेट से एसोसिएटेड। ठीक है, 2-3 चीज़ों पे फेमस वो है इनका फोकस, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल और ये लॉन टेनिस। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है, विंबलडन ट्रॉफी, लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये वैसे तो 46 है, तो ये देख लेते हैं अपना। तो निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं भाई, जो अभी नेशनल गेम्स हुए हैं 2023 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 47, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में जो है डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो पीपल के पेड़ के नीचे किया था भाई गौतम बुद्ध ने बोध के लिए। ठीक है, और निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, निर्वाणा बोलते हैं उसे, निर्वाणा। ठीक है, अपने जो है रास्ता खोजने का जो है फैसला किया और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक बैठकर ध्यान किया, तब उन्हें जो है निर्वाणा हुआ था। निर्वाणा, एनलाइटनमेंट जिसे बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो ये है भाई आपका राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय जितना घाटा होता है वो क्या करता है, उस वो देखिए सरकार के कुल व्यय और कुल जो प्राप्तियां हैं उनके बीच के अंतर को दर्शाता है, घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसे, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 49th क्वेश्चन, 49वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं जो स्टेट में, स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट से रिलेटेड है ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 163। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो है सीएम, ये एड एंड एडवाइस देते हैं जो है किसको, तो राज्यपाल जी को। तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है, एड एंड एडवाइस, सलाह देते हैं राज्यपाल को। तो यही अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं COM, वो एड एंड एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी जो होते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, समझ गए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर है, राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो जुलाई 2023 तक जो है निम्नलिखित में से कौन
किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये है भाई नवीन पटनायक जी। ठीक है, तो जुलाई 2023 तक दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देख लेते हैं अपना जो है आगे का क्वेश्चन नंबर 51। टेबल टेनिस में एक सर्व जो है नेट से टकराता है, जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र एरिया में गिरता है, तो वो क्या कहलाता है? वो लेट कहलाता है भाई। और जो है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। टेबल टेनिस से जो है इसका संबंध है लेट का, तो ध्यान रखना इस टर्म को, और टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, ऐसे ध्यान रखें। बाकी ये स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऐसे पूछ सकता है आपसे, पढ़ तो लें बट फिर भी ऐसे पूछ सकता है लेट का संबंध किससे है, तो किस गेम से है, तो टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? भारत की जो है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। जो है संविधान सभा की जो स्थापना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे बोलते हैं, तो पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर जो है 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसके अस्थाई जो वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा उस टाइम के लिए। फिर जो है इलेक्शन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थाई जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, संविधान सभा जो हमारी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या कह रहा है? 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जो है साक्षरता दर कितनी थी? तो वो 12% थी साक्षरता दर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th 54वां क्वेश्चन। डैश को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने वाला पहला अवसर था। तो अब्देल फतेह अल सीसी जो थे, इनको भारत के गणतंत्र दिवस जो 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है भाई, अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 55। भारत की छठी जो है आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई? तो ये की गई थी 2013 में। तो है आर्थिक जनगणना की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये छठी जो है 2013 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 56। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थी जो और भारत रत्न और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? ये तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनका जो है ध्यान रखना है आपको। कर्नाटक के गायक गायिका थी ये। ठीक है, भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव जो है डैश में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है, तो ये भाई आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। देखिए 3 क्वेश्चन बन गए इससे। एक तो आपका ये पूछ लेगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो है नेलूपट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है, तो आपसे दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। होली का जो है वसंत त्यौहार डैश राज्य में मैतई जनजाति द्वारा या ओशांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है, तो ये मणिपुर में होता है ओशांग। ठीक है, याओशांग बोलते हैं इसे। वसंत त्यौहार जो है मणिपुर राज्य में मैतई जनजाति, मैतई जो है ट्राइब है, वो यहाँ पे मणिपुर में मिलती है। ठीक है, और याओशांग जो है के रूप में मनाया जाता है, 6 दिनों तक चलता है ये मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पे न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में जो है प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो ये तीसरा नियम है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके अनुसार एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने यहाँ पे दीवार को मारा तो दीवार भी आपको मारेगी, इससे समझ लें आप। ठीक है, और रॉकेट जो होता है वो इसी जो है उस पर वर्क करता है, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो है न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया जो बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो तीसरे में कह रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। पहले में क्या कह रहा है?
तो पहले में कहता है कि जो है जो चीज़ अगर शांत अवस्था में है तो वो शांत अवस्था में रहना पसंद करेगी, और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेगी। ठीक है, जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है तब तक वो अपना जो है चेंज नहीं करती है, वो स्थिर स्थिर अवस्था में रहना पसंद करती है। तो ये पहला नियम है। दूसरा मैंने बता दिया, फोर्स इज इक्वल टू एम में। और तीसरा, एवरी रिएक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन के तीन लॉ हैं। अब जो है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 60 है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो ये है भाई रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था ये, जो आया था 1919 का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो है राजनीतिक जो है कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, नो अपील नो दलील सीधा जेल, ये था भाई। 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 मिनट का ब्रेक। बस मैं अभी आया 2 मिनट में, पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी वगैरह पी लीजिए। और नहीं तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ा सकते हैं क्लास को। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पी लिया होगा भाई पानी वगैरह। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये आप ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अब अपना 61st क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे ये हमारा है भाई, ये है 61st। तो 61वां क्वेश्चन है। एम के सरोजा, जिनका जो है जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि तमिलनाडु में होता है। याद करवा दूंगा मैं आपको क्लासिकल डांस तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल याद करके ही मानेंगे। कच्चीपुड़ी होता है, ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कथक होता है यूपी में। आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। 8 टोटल क्लासिकल डांस है, किसी ना किसी में जो है पूछ लेगा क्वेश्चन तो सारे आ जाएंगे, आपको याद ही हो जाएंगे। और इनका स्टेटस देती है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी बनी थी 1953 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक छऊ डांस है, इसे भी ऐड किया गया है क्लासिकल डांस में। लेकिन किसने ऐड किया है? तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने ऐड किया है। अभी उसका स्टेटस नहीं दिया है संगीत नाटक अकादमी ने क्लासिकल डांस का, लेकिन जो है कल्चरल मिनिस्ट्री ने दे दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 62, 62वां। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं भाई भारत जो भारतीय संविधान के। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 63। तो डेकाथलॉन जो है, जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है, में डैश स्पर्धा शामिल होती है? तो 10 स्पर्धा शामिल होती हैं इसमें। डेकाथलॉन जो होती है पुरुषों के लिए है ये। ठीक है, तो 10 जो है इसमें स्पर्धा शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 64। निम्नलिखित में से किसे 10 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का नया उप प्रमुख चीफ जो है वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत है। 2024 में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है कोई अच्छी पोस्ट पर, तो आप उनको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है किसी छोटी मोटी बैंक में हो गया या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया हो गया, तो जो मेजर मेजर इंस्टीट्यूशंस है, मेजर मेजर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो उनका ध्यान रखना है आपको। इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत उसकी पहचान है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का चीफ कौन है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, WHO का प्रेसिडेंट कौन है, अगर ये चेंज होते हैं तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इंडिया में अगर कोई अच्छी पोस्ट पे चेंज होता है
अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है अमरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के जो है डैश पर मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है लाल किले पर मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या है, औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा जो है वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है भारत में उद्योगों को। ठीक है, जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जो है जनगणना भारत की 14वीं जो है जनगणना है। तो ये 2001 की जो जनगणना थी ये 14वीं जनगणना थी, 2011 की जो है 15वीं जनगणना थी, अब 2021 की जो होने वाली थी वो 16वीं जनगणना थी, बट उसे पोस्टपोन करके 2024-25 कर दिया गया है, क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था भाई, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये 14 थी जो 2001 में हुई थी, और 2001 जो 1991 में हुई थी वो 13वीं होगी। बस 10 साल में होती है भाई जनगणना, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो हम मानते हैं ना, देखो जो हम मानते हैं वो 1881 से मानते हैं जो है। ठीक है, 1881 से पहली जनगणना जो है सिंक्रोनस जनगणना जो स्टार्ट हुई थी, सिंक्रोनस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बाकी वैसे पहली तो नॉन सिंक्रस तो 1872 से स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मायो ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सी जो है योजना होगी, जनगणना होगी, योजना नहीं जनगणना होगी, जो अभी 2021 में होने वाली थी, या 2011 वाली कौन सी जनगणना है आज़ादी के बाद। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, गिन के बताएंगे, आप देख के बताएंगे, सर्च करके बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर सर्च करें मेरे कहने से। ठीक है जी, तो 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, तो ये सही है भाई। ठीक है, और हरित क्रांति दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई। तो ऐसा तो नहीं है भाई कमी आई रासायनिक जो है उर्वरकों में, हाँ करते हैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो सही पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही नहीं है, ऐसा नहीं है, रासायनिक उर्वरक यूज होते हैं भाई। ठीक है, तो 69th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एटीएम बूथ जो होते हैं आर्थिक गतिविधियों के जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, सर्विस सेक्टर में एटीएम बूथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70, जो हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत जो है शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं। तो ये संतूर का वादन करते हैं जो शिव कुमार शर्मा हैं। और पंडित रविशंकर सितार, पंडित जो है रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। अगर देखिए भाई बाई चांस यहाँ पे मेरे से कोई गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन में, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो ज़रूर आप बताएं। यहाँ पे वैसे गलती के चांस बहुत कम है, बट फिर भी कई बार ना ऐसे बाई मिस्टेकनली जबान से कुछ निकल जाता है और बोल रहे कुछ होते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा ऐसे ध्यान नहीं देना और आपको बताना है। अगर जैसे यहाँ पे आपको पता है, तो अगर बाई मिस्टेकनली वो गलत हो गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता हो जिन्हें ना पता हो। मेरा ये रहता है कि भाई आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता दूं, नो नेवर एवर। मैं जो मुझे पता होगा उसके लिए मैं हाँ कर लूँगा, और जो नहीं पता होगा मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। और मैं इसमें बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई ऐसी दिक्कत है, क्योंकि भाई आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए, मेन बात वो है। आप ज़रूर, मैं कहता हूँ गूगल पे सर्च करिए, तो आप गूगल पे देखिए। ठीक है भाई, इस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, आप खुद से सर्च करेंगे, लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। मेन बात है आपका एग्ज़ाम क्रैक होना, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलना, ना कि गलत। ठीक है भाई, जो मुझे नहीं पता होगा मैं ना कर दूंगा, हाँ मैं देख लूँगा उसे आगे, अगर हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं, आपको बिल्कुल भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन ना दूं, या फिर मैं आपसे बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे आपको जो है नुकसान हो एग्ज़ाम में, नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। अगर मैं कहता हूँ मेहनत करने की, देखने की, सर्च करने की, तो गूगल, आप यूट्यूब भी तो चलाते होंगे, कुछ भी चलाते होंगे आप, है ना, शॉर्ट्स भी देखते होंगे, तो गूगल पे सर्च करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड लगती हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत करिए आप। ठीक है, बाकी मैं बैठा हूँ क्लासेस के लिए। ठीक है, आपको PYQ तो छोड़ेंगे नहीं हम।
ठीक है, एक एक PYQ का धागा धागा खोल देंगे। ठीक है, PYQ हमसे बाहर नहीं जाएगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, सितार से पंडित रविशंकर, रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा ये। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो ये पेरियार ने स्टार्ट किया था भाई, जो है मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बोलते हैं इसे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये स्टार्ट किसने करा था? तो पेरियार ने स्टार्ट करा था। तो इंग्लिश वालों के लिए भी भाई बाइलिंगुअल ही है ये समझ रहे हो। अब तुम्हें बिल्कुल इंग्लिश में चाहिए तो ठीक है भाई, ले आएंगे इंग्लिश में भी, पर वहाँ पे बच्चों का जो है ज़्यादा अगर मैसेज आएंगे तभी स्टार्ट करूँगा मैं एक, भाई है ना, जब आपकी वोटिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72। तो 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की? तो ये राजस्थान सरकार ने स्टार्ट करी थी 2023 में। ठीक है भाई, ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 70, जो 83rd है या 73rd है ये भाई। तो भारत सरकार ने हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है डैश खेल जो है रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो ये कर दिया है भाई मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम, 1991 92 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। ठीक है भाई, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, बट ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया है और ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारा ए जो है 74। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश शामिल नहीं है। बस वो धम्मा की पॉलिसी थी, कोई किसी की जो है भगवान की जो है पूजा या बलिदान का उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, बट धम्मा जो उनकी पॉलिसी थी, अच्छे जो है विचार थे वो उन्होंने लिखे थे, उनकी पॉलिसी थी धर्म को फैलाना। ठीक है, तो वो ही उनके धम्मा में लिखा हुआ था। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा शामिल नहीं था बलिदान वगैरह। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। आधुनिक जो है आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ये 18 और जो है 7, तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है और जिन्हें समूह कहा जाता है, और उसके अलावा 7 जो है क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76। तो टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से भाई जो टिप्पणी नृत्य होता है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 2023 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने डैश को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो ये अजीत अगरकर ने किया था, अगरकर ने। ठीक है, अगरकर को ने किया नहीं था, अजीत अगरकर को जो है सीनियर जो है पुरुष हॉकी चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2023 में। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना जो है वर्ष 1961 से 66 के बीच थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कई बार बता दिया है मैंने ये क्वेश्चन, और इतना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये MTS में भी, CGL में भी, और अब यहाँ भी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है भाई, स्टार्ट किया था जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप देख लेते हैं 79 क्वेश्चन जो है 79वां। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं? तो 918 था भाई इसका 2011 की जनगणना के अनुसार, 0 से 6 वर्ष की बाल्यावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 80 देख लेते हैं क्या है। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो है किस देश ने जीता था? तो फीफा अंडर 17 महिला जो है वुमेन जो है वर्ल्ड कप 2022, तो ये जीता था स्पेन ने। तो जो है सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। कैसी लग रही हैं क्लासेस? आप लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर लें क्योंकि आने वाली क्लासेस को जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ध्यान रखें भाई इस बात का। तो आप बताइए, अपने रिव्यूज़ दीजिए कमेंट सेक्शन में सर। हाँ, और आप ये भी बताइए कि भाई आप साथ के साथ लगा रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। वैसे तो आंसर तो आपके सामने ही रहता है भाई ये। चलो कोई बात नहीं, हम तो रिवाइज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देख लेते हैं हम लास्ट के 20 क्वेश्चन क्या हैं हमारे। तो ये है भाई हमारा 81st क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो ये है नाटी नृत्य परंपरा है ये, जो है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। तो पटना के नाम से जाना जाता है। तो पटना ही पाटलिपुत्र थी। पी से पटना, पी से पाटलिपुत्र। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 322 मैंने कहा था ना, इसमें डेट आगे पीछे रहती है। 319, 320, कहीं पे 321 भी दे रखा होगा, कहीं पे 322। ये पूछता नहीं है अक्सर, ये डेट्स नहीं पूछता वो कि कब स्थापना हुई, क्योंकि आगे पीछे दे रखी है बुक्स में, तो एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, कंट्रोवर्सी में थोड़ी ना फंसना है उसे। तो 300 जो है 22 ईस्वी में 185 तक रहा था इनका जो है मौर्य साम्राज्य। और इसकी जो पाटलिपुत्र थी राजधानी, वो पटना, जो अब का पटना है, वही थी। क्वेश्चन नंबर 83 जो देख लेते हैं, ये क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की जो है पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 84th जो है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो ये है आर्टिकल 51। ठीक है भाई, तो ये डीपीएसपी के अंडर आता है। डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है ये आर्टिकल 51। और इसमें देखिए, राज्य जो है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाएगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आपको देखो डीपीएसपी जो आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये आते हैं देखिए पार्ट 4 में, और आर्टिकल जो है 36 से लेके और 51 तक, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट का ये आर्टिकल है 51 जो है डीपीएसपी का, जिसमें ये दे रखा है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और जो है सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 85। निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का जो है आविष्कार किया। और ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि मोहन वीणा जो है किससे एसोसिएटेड है, पर्सनैलिटी से। जो है मोहन जो है पंडित विश्व मोहन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो मोहन वीणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। तो 86वां क्वेश्चन है, भारत में डैश शासन की जो है विधायी शाखा है, यह कानून बनाने में प्रभारी है? तो संसद है भाई, संसद के बारे में बात हो रही है। भारत में संसद शासन की विधायी शाखा है। ठीक है, ये लॉ बनाती है संसद, यह कानून बनाने का प्रभारी है, संसद ही कानून बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? तो ये है राजकुमार सिंहजीत सिंह जी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। तो यहाँ पे देखिए, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन होता है या फिर वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार जो है द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न जो है सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है भाई इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 79th क्वेश्चन जो है, नहीं 79 नहीं है, 89 है भाई क्वेश्चन ये। तो जब कोई जो है व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है और लेकिन उसका काम उत्पादन आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं अपना। एक जो है कबड्डी मैच की अवधि कितने जो है मिनट की होती है, तो ब्रेक टाइम को छोड़कर, तो ये 40 मिनट की होती है जो है कबड्डी मैच की जो अवधि होती है, जो टाइम होता है उसका, ठीक है, उसमें ब्रेक टाइम को हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91st जो है 91वां क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन नंबर 91। तो 1951 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जो है ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ये 12.1% थी, ठीक है भाई। तो 1991 में जो जनगणना हुई थी, साक्षरता दर पूछी है इसमें ग्रामीण की, तो वो 12.1% थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ है, ये टफ इसलिए है क्योंकि 1951 की जो जनगणना पढ़ना बहुत मुश्किल है, 2011 वाली पढ़ते हैं हम, ठीक है, जनरली अभी तो। बट ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है तो इसको याद रखेंगे हम आगे अगर रिपीट करते क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। NEIA का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, तो ये ध्यान रखनी है फुल फॉर्म आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93rd, भारत में 93वां क्वेश्चन है, भारत में रोल्ट एक्ट जो आया था किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1919 में आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है भाई, रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह भी लाए थे यहाँ पे गांधी जी 1919 में। इसमें क्या था, नो अपील नो दलील, सीधा 2 साल के लिए जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी उन्हें जेल में डाला जा रहा था जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें भाई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, 94। तो बैसाखी का त्यौहार भारत में जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है भाई। और एक बिहू फेस्टिवल है जो मनाया जाता है कहाँ पे, आसाम में, ठीक है भाई। पोंगल एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में। दुर्गा पूजा होती है वेस्ट बंगाल में, दुर्गा पूजा, ठीक है। और यहाँ पे एक डांस भी है, छऊ डांस, छऊ डांस, ठीक है भाई, ध्यान रखें, इतना आपको याद रहेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, 95 का मतलब है 95, ठीक है। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है भाई दूध से संबंधित, ठीक है भाई, याद रखना है भाई आपको, नंदिनी कृषक पूछ सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, तो राहुल द्रविड़ को किया गया था ये। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, तो 97। तो 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की जो है वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है योजना के लिए 1.97 जो है लाख करोड़ रुपए के परिपक्व की घोषणा की, तो ये 13 जो है प्रमुख क्षेत्रों के लिए की थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 98। तो डैश जो है पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक जो है इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के क्षेत्र बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 99, इसमें क्या है, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है, तो किंग का जो है मूल्य सबसे कम होता है शतरंज में अंकों के संदर्भ में, ठीक है भाई। शतरंज में कितने होते हैं, 64 कॉलम्स होते हैं, 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं। और जिन्हें हम खेलने की जो वो होते हैं हमारे पास, वो 16 होती हैं इसमें, 16 एक तरफ 16 एक तरफ, ठीक है। राजा रानी ऊँट हाथी घोड़ा ये सब होते हैं, प्यादे होते हैं, इन्हें सबको लगा के 16 होते हैं एक तरफ और 16 होते हैं एक तरफ, और खाने होते हैं 32 वाइट और 32 ब्लैक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई एसएससी के किसी एग्जाम में, ध्यान नहीं आ रहा है किस में पूछा था, लेकिन पूछा था, मैंने देखा था ये, और रिपीटेड था चेस का। अब तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट है क्योंकि अभी जो है वर्ल्ड चैम्पियन जो है हमारे इंडिया से हैं, डी गुकेश, तो ये सबसे कम उम्र के बने हैं जो है चेस चैम्पियन, वर्ल्ड चेस चैम्पियन। और ये तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु जो है चेन्नई से। और इस बार का इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, ध्यान रखना है आपको। तो ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 100। तो AFC चैलेंज कप जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये फुटबॉल खेल से है भाई। AFC का जो चैलेंज कप है, AFC चैलेंज कप, मैंने आपको बताया था कप के बारे में, याद रखें कौन सा कप किस खेल से एसोसिएटेड है। वो पूछ रहा है 2-3 इसके फेमस से हैं, क्रिकेट में कौन सा कप दिया जाता है, कोई कप अगर इससे रिलेटेड है, कोई ट्रॉफी है तो उसे ध्यान रखें। बाकी क्रिकेट और हॉकी और लॉन टेनिस,
ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल जो सेलेक्टेड से एरिया है, तो और इनका आपको ध्यान रखना है, बाकी हॉकी का भी ध्यान रखना, टेनिस का भी। ठीक है भाई। तो डियर जो हमारे लर्नर्स हैं, देखिए यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारी 4th क्लास थी, 3 क्लास इससे पहले आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देखिए, PYQ को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर आपकी क्लास में मज़ा आ गया, नहीं आया, क्या था क्या नहीं था, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें। रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका ये टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है 4 फरवरी को, जिनका एग्ज़ाम है। ठीक है, RRB का। ठीक है भाई, उसका। ठीक है, GD का। तो अब RRB का नोटिफिकेशन आ गया है ना भाई, इसलिए RRB याद आ रहा है। ठीक है, ग्रुप D का अभी आया था कल परसों ही। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, चिल मूड में रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, 2-3 बार क्लास को देख लीजिए इनको 1.5 या 2x की स्पीड पे। PYQ के आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, 2024 में किस तरह का एग्ज़ाम आया था। ठीक है डियर लर्नर्स, तो जो है क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो है उन्हें भी बता सकते हैं, उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा और आपको पढ़ते रहना है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास जो है अब इसके बाद 5th क्लास आएगी। 100 क्वेश्चन ही आएंगे। पहली क्लास में हमारे 200 थे, दूसरी में 100 थे, तीसरी में 100 थे, दूसरी में शायद 120 थे, तीसरी में 100 थे, अब चौथी में 100 क्वेश्चन है। तो 500-600 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, बाकी और जो बचे हैं वो भी कर लेंगे 3-4 क्लासेस में आने वाली में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।